हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज़ के आज 8वें वीडियो में हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे कुछ एक्ट्स की जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा इनेक्ट किए गए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के एक्शंस को रेगुलेट करने के लिए इंडिया में और इंग्लैंड में। तो उसमें से जो पहला स्टेप था ब्रिटिश गवर्नमेंट कंट्रोल का कंपनी के अफेयर्स पे, उसको हम जानते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के नाम से। हालांकि इसे ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1772 में, लेकिन ये अप्लाई हुआ रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के नाम से। इसके आने के प्रमुख कारण क्या थे या बैकग्राउंड क्या था इसका? बैकग्राउंड ये था कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स देख रही थी करप्शन की वजह से और कुछ हेरा फेरी की वजह से। दूसरा प्रमुख कारण क्या था? 1770 में बंगाल में अकाल का आना या फेमाइंस का आना। तीसरा कारण क्या था? डुअल गवर्नमेंट जो रॉबर्ट क्लाइव की पॉलिसी थी, दीवानी कंपनी के पास थी और निजामत थी नवाब के पास बंगाल में। और चौथा कारण था जो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लोन्स लिए गए थे इंग्लैंड में बैंकों से और सरकार से, उनको चुकाने के लिए। तो उसके लिए रेगुलेट करने की ज़रूरत पड़ी, जिसकी वजह से एक्ट आया। इसके कुछ प्रोविजंस क्या थे? रेगुलेटिंग एक्ट के मेन प्रोविजंस क्या थे? मेन प्रोविजंस थे कि गवर्नर ऑफ बंगाल जो था उसको एलिवेट करके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया, जिसमें पहले थे वॉरेन हेस्टिंग्स। दूसरा क्या था? गवर्नर जनरल को असिस्ट करने के लिए 4 मेंबर की काउंसिल थी और टोटल थे गवर्नर जनरल और काउंसिल मिला के 5 लोग होते थे। जिसमें गवर्नर जनरल जो था, जो तीसरा प्रोविज़न था, गवर्नर जनरल जो था वो काउंसिल के डिसीजन से बाउंड होता था और अगर टाई के केस में वो कास्टिंग वोट दे सकता था। चौथा प्रोविज़न था सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हुआ। जो गवर्नर्स थे मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसीज के, उनको सबऑर्डिनेट कर दिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंडर में और उनको हर डिसीजन की इंफॉर्मेशन देनी पड़ती थी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भी जो था वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के अंडर में आता था और हमेशा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को कंपनी के अफेयर्स के बारे में इन्फॉर्म किया रहता था। छठवां प्रोविज़न क्या था? सुप्रीम कोर्ट एक कलकत्ता में इस्टेब्लिश की गई, जिसके एक चीफ जस्टिस थे और 3 अदर जजेस थे। वो सारे जजेस इंग्लैंड से ही आते थे, या इंडियन कोई जज नहीं था। चीफ जस्टिस पहले थे सर एलिजा इम्पे, और जो सुप्रीम कोर्ट का जुडिक्शन था उसे ब्रिटिश सब्जेक्ट पे था शुरू में, इंडियंस या नेटिव्स पे नहीं था। 7वें प्रोविज़न की बात करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। कंपनी ऑफिशियल्स के ऊपर कंट्रोल ब्रिटिश गवर्नमेंट का लाया गया। उनको लोकली ट्रेड करने से उनको मना किया गया और उनको ट्रेड परमिट नहीं दिया गया। 8वां प्रोविज़न क्या था? कंपनी का जो डिविडेंड था उसको लिमिटेड किया गया 6% पे, जब तक कि जो लोन लिया था उन्होंने इंग्लैंड में वो फुल्ली रिपेड ना हो जाए। और 9वां प्रोविज़न क्या था रेगुलेटिंग एक्ट का? मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी जो थी उनके गवर्नर्स वो एक्ट कर सकते थे फ्रीली इन केस ऑफ इमरजेंसी वॉर। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले एक्ट की तरफ। रेगुलेटिंग एक्ट में जो खामियां थी उनको दूर करने के लिए एक अमेंडमेंट एक्ट आया 1781। इसका बैकग्राउंड क्या था? वही बैकग्राउंड यही था कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए। इसके प्रमुख प्रोविजंस क्या थे? गवर्नर जनरल और काउंसिल को इम्यूनिटी दी गई सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से, जब तक कि वो ऑफिशियल कैपेसिटी में अपने डिसीजंस लेते थे। दूसरा प्रोविज़न क्या था? सुप्रीम कोर्ट से रेवेन्यू जुरिडिक्शन जो था उसको हटा दिया गया, उसको अलग कर दिया गया। तीसरा था जो प्रोविंशियल कोर्ट्स थी उनकी अपील अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ ना जाके बल्कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इन काउंसिल जो होते थे उनको जाती थी। गवर्नर जनरल इन काउंसिल जो होते थे उनको प्रोविंशियल कोर्ट्स को इस्टेब्लिश करने का, उनको रेगुलेट करने का अथॉरिटी दिया गया। चौथा प्रोविज़न था। 5वां प्रोविज़न ये था कि सुप्रीम कोर्ट का जो जुरिडिक्शन था, उनका जो अधिकार क्षेत्र था, उसको और बढ़ा दिया गया और उसके अंदर सारे जो कलकत्ता के रहने वाले सारे जो इनहेबिटेंट्स थे, जो रहने वाले कलकत्ता के थे, वो सारे लोग आने लगे। ये नहीं कि सिर्फ ब्रिटिश सब्जेक्ट ही आते थे। और ट्रायल जो होता था वो पर्सनल लॉस के बेस्ड पे होने लगा। जैसे हिंदू का ट्रायल हिंदू डिफेंडेंट होगा तो उसका ट्रायल हिंदू लॉ से होगा, मुस्लिम का मुस्लिम पर्सनल लॉ से होगा। फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे इंपॉर्टेंट एक्ट्स के बारे में, जिसको हम पिट्स इंडिया एक्ट 1784 कहते हैं। इसका बैकग्राउंड क्या था? इसका बैकग्राउंड था मेनली रेगुलेटिंग एक्ट का फेल होना
और ईस्ट इंडिया कंपनी को मिलिट्री सेटबैक्स का लगना, जैसे फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हुई 1775 से 82 के बीच में, जिसके बाद ट्रीटी ऑफ सेल्बाई साइन हुई। और तीसरा कारण क्या था? इंक्रीजिंग ओवरसाइट ऑफ क्राउन। कंपनी की एक्टिविटीज़ को इंडिया में आगे बढ़ते हुए देख क्राउन को ये लगा कि नहीं, हमें अपना रेगुलेशन और टाइट करना चाहिए ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर, इसलिए उन्होंने ईस्ट इंडिया एक्ट फिर से ले आया। इसके प्रमुख प्रोविजंस क्या थे? पहली बार जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको ब्रिटिश पोजीशंस कहा गया इंडिया में एक्ट के द्वारा। और दूसरा प्रोविजन क्या था? ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगभग सुप्रीम कंट्रोल दिया गया कंपनी के अफेयर्स के ऊपर। और तीसरा प्रोविजन क्या था? कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन जो था कंपनी का, उसको अलग अलग किया गया और उनके लिए अलग अलग बॉडीज़ बनाई गई, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाई गई और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थी वो कंपनी के कॉमर्शियल अफेयर्स के बारे में देख रेख करती थी, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो थी वो 6 मेंबर की कमेटी थी जिसके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट चेयरमैन होते थे। ये पॉलिटिकल अफेयर्स की देख रेख करती थी। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास अथॉरिटी थी सारे सिविल, मिलिट्री और रेवेन्यू मैटर्स को ईस्ट इंडिया कंपनी के देखने की और कंपनी के सारे पेपर्स को एक्सेस करने की। और आगे देखते हैं, काउंसिल का साइज रिड्यूस कर दिया गया। पहले जो 4 मेंबर की काउंसिल थी उसको अब 3 मेंबर की काउंसिल कर दिया गया, जिसमें एक गवर्नर जनरल प्लस 3 अदर काउंसिल के मेंबर्स होते थे। पांचवा प्रोविजन, इंपॉर्टेंट प्रोविजन क्या था कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास जो उन्होंने अपनी रिटेन रखी पावर, जिससे वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और अदर गवर्नर्स को अपॉइंट कर सकें, लेकिन ओनली विथ अप्रूवल ऑफ क्राउन। जब क्राउन का अप्रूवल मिलता था उसके बाद ही वो अपॉइंटमेंट कर सकते थे। फिर आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। पिट्स इंडिया एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए फिर से एक अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 1786 में, 1786 में, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस क्या किए गए? गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ के रोल को कंबाइन कर दिया गया, ठीक है, इनको यूनिफाइड कर दिया गया। दूसरा प्रोविजन क्या था 1786 के एक्ट में? गवर्नर जनरल जो थे अपनी काउंसिल के डिसीजंस को ओवर रूल कर सकते थे या उस पर अपना डिसीजन थोप सकते थे। तीसरा इंपॉर्टेंट प्रोविजन क्या था कि अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर जनरल या अदर के अपॉइंटमेंट के लिए क्राउन के अप्रूवल की ज़रूरत अब नहीं होती थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को। चौथा प्रोविजन क्या था? गवर्नर जनरल अगर कुछ डिसाइड करते हैं खुद से करने का तो वो पर्सनली लायबल होते थे अपने उस एक्ट के लिए। हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, जिसमें हम एक और इम्पॉर्टेंट एक्ट्स के बारे में बात करते हैं, जिसे हम चार्टर एक्ट ऑफ 1793 कहते हैं, जिसमें उसका मेन बैकग्राउंड क्या था कि कंपनी के एक्टिविटीज़ को कैसे रेगुलेट करना है फिर से, बाकी इन दो पहले वाले एक्टों के बाद भी, तो उसके बारे में प्रोविजंस किए गए थे 1793 के चार्टर एक्ट में। उसके प्रमुख प्रोविज़न क्या थे? ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर को एक्सटेंड किया गया 20 साल के लिए और ट्रेड मोनोपोली को भी एक्सटेंड किया गया 20 साल के लिए। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रोविज़न क्या था 1793 के एक्ट में? कंपनी के डिविडेंड को 6% से बढ़ा के 10% कर दिया गया। तीसरा, जो सीनियर ऑफिशियल्स थे, जो ऑफिसर्स थे कंपनी के, उनको मना किया गया कि विदाउट परमिशन वो इंडिया छोड़ नहीं सकते। चौथा क्या था प्रोविज़न इंपॉर्टेंट? कंपनी के रेवेन्यू और जुडिशियल फंक्शंस को एक्ट ने अलग अलग किया 1793 के एक्ट ने। और 1793 में ही कंपनी के पर्सनल एम्प्लॉयज़ को और इंडिविजुअल्स को परमिट कर दिया गया इंडिया में ट्रेड करने के लिए। इसको हम कंट्री ट्रेड भी कहते हैं। छठा प्रोविज़न क्या था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल का रिकॉन्स्टिट्यूशन किया गया। अब 1+2 इसके मेंबर्स हो गए। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और सातवां इंपॉर्टेंट प्रोविज़न क्या था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो मेंबर्स थे उनकी सैलरी अब कंपनी के रेवेन्यू से दी जाने लगी या फिर जो पैसा इंडिया से आता था। हालांकि इसको बाद में एबॉलिश कर दिया गया 1919 में। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स फ्रेंड्स जिसके बारे में हमने बात की। आगे हम और इन जो फर्दर और एक्ट्स आने वाले हैं 1813, 1833, 1853 के बारे में बात करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और हमें सजेशन प्रोवाइड करिए हमारे मेल में और हमारे कमेंट बॉक्स में। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, फिर मिलेंगे।